हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक लाए हैं हम क्लास 10th का हिस्ट्री। और क्लास 10th के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है और चैप्टर है, इसको हम आज मैंने कि एक ही वीडियो में संपूर्ण रूप से जितना आज तक क्वेश्चन पूछा गया है A to Z क्वेश्चन को हम आपको बतलाने वाले हैं। और ऐसे बतलाएंगे जो दिमाग में आपको यूं ही माने कि चल जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होइए। और चलिए राष्ट्रवाद जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसकी शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यह यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बतलाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, फर्स्ट क्वेश्चन आइज इन माय माइंड, व्हाट इज राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। पैट्रियटिज्म, राष्ट्रवाद क्या है। ये जो देशभक्ति है मेरे, ये राष्ट्र के प्रति, देखिए राष्ट्रवाद का अगर परिभाषा निकालेंगे इसका, तो देखिए ये राष्ट्र है, ये है राष्ट्र और ये है वाद। तो अपने राष्ट्र, राष्ट्र माने होता है देश, राष्ट्र माने होता है देश, ठीक है। तो अपने देश के प्रति, ठीक है, अपने देश के प्रति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या भौगोलिक रूप से या किसी भी तरह से, ठीक है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, देश के बाद जो इसके थिंकिंग है, सोच, जिसे हम कहते हैं अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, लगाव, ठीक है, प्रेम लगाव की भावना को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद, ठीक है। यह राष्ट्रवाद की परिभाषा सबसे पहले अर्नस्ट रेनन नामक मैंने कि दार्शनिक आए थे फ्रांस के, वह बतलाए थे, ठीक है। तो इसके अगर बात किया जाए, लिखे राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं संस्कृति सामाजिक इत्यादि रूप से प्रेम लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। अपने देश के प्रति प्रेम लगाव की भावना को ऐसे भी बोल सकते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह राष्ट्रवाद की परिभाषा, यह राष्ट्रवाद की परिभाषा सर्वप्रथम अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक, ठीक है। राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम परिभाषा ये एक व्यक्ति अर्नस्ट रेनन ने दी है, ठीक है। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा देने वाला प्रथम व्यक्ति अर्नस्ट रेनन है। और यह बतलाए थे जो अपने देश के प्रति, जैसे हम सब मैंने कि इंडिया में तो पाकिस्तान का और कोई भी कुछ बोला है तो हमको अच्छा नहीं लगता, मन करता है कि पाकिस्तान वाला को धा करके धो दे। तो ठीक है, अपने ये है क्या, अपना देश से प्रेम है, लगाव है, स्नेह है, ठीक है। तो प्रेम लगाव स्नेह, स्नेह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब भावना जो है अपने देश के प्रति, इसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति उसके बाद में जो थिंकिंग रहता है उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और बात किया जाए, जो अगर पहली बात राष्ट्रवाद की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई है, तो वह फ्रांस से, ठीक है। राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस से हुई है। और यह माने कि अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से की है, ठीक है। और बात किया जाए इसी राष्ट्रवाद को, ये राष्ट्रवाद को माने कि और पहली बार कोई चित्र के रूप में समझाया है, चित्र के रूप में, कलाकारी के रूप में, ठीक है। तो वे है माने कि सरयू, ठीक है। तो पहली बात तो राष्ट्रवाद का पहली बार मैंने अर्नस्ट रेनन ने बताया है। उसके बाद चित्रकला के रूप में पहली बार सरयू नामक दार्शनिक
दार्शनिक ठीक है। तो ये आपको समझ में आया गया होगा, जिस चित्रकला के रूप में पहली बार सरयू नामक दार्शनिक ने बतलाया था। ठीक है, चित्रकला के रूप में। तो ये क्या है, ये राष्ट्रवाद के बारे में जो सबसे पहले चित्रकला के रूप में चित्र के रूप में बतलाने वाला व्यक्ति है सरयू। ये बात इंपॉर्टेंट है, सरयू। ठीक है, सरयू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने बतलाया था। अब आगे हम बढ़ते हैं राष्ट्रवाद के बाद। तो राष्ट्रवाद के बाद क्या जाए, चलिए। तो अब होता है फ्रांस में शुरुआत। राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम शुरुआत फ्रांस में हुआ था। और आगे लिखे, राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से ठीक है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ था। ये बात आगे गया। तो चलिए, अब फ्रांस से शुरुआत हुआ तो इसी में देखिए, एक दिन में तो झगड़ा होता नहीं है। तो फ्रांस की क्रांति होगा। क्या होगा? फ्रांस की क्रांति। अब हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति। देखिए, अगर बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद को, हम आपको 3 चरण में बतलाएंगे। एक में फ्रांस की क्रांति, एक में इटली की क्रांति और जर्मनी की क्रांति। दूसरा में माने एक में फ्रांस की क्रांति, दूसरा में जर्मनी की क्रांति, तीसरा में इटली की क्रांति। 3 क्रांति बतलाएंगे। आपका यूरोप में राष्ट्रवाद चित्र है A to Z समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बारे में जान लेते हैं। तो बात किया जाए फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो देखिए, सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति माने कोई भी देश में अगर क्रांति हुआ है राजतंत्र को हटा माने उठा फेंकने के लिए और लोकतंत्र लाने के लिए, तो फ्रांस में। ठीक है, तो सर्वप्रथम शुरुआत क्रांति का फ्रांस में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की क्रांति के बारे में जान लें। देखिए, जब बात है कब की, जब मैंने फ्रांस में राजा था लुई 14वां। तो लुई 14वां के समय से ना कुछ होने लगा है। ठीक है, लुई 14वां के समय से फ्रांस की क्रांति मैंने कि थोड़ा स्टार्ट होने लगा है लुई 14वां के समय से। क्योंकि लुई 14वां का एक कथन था, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यह कथन लुई 14वां का था, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यह कथन लुई 14वां का था, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। ठीक है, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यह कथन लुई 14वां का था, लुई 14वां। ठीक है, अब इसी में आता है लुई 14वां के बारे में और एक बात है। जी हाँ, लुई 14वां के बारे में, यह अपने जीवन में केवल और केवल 3 बार स्नान किया है। लुई 14वां अपने जीवन में केवल और केवल 3 बार स्नान किया है। एक जन्म के समय, एक शादी के समय और एक मृत्यु के समय। ठीक है, ये बतलाया जाता है। तो याद रखिए, किसने अपने जीवन में केवल और केवल 3 बार स्नान किया है, वो भी अपने मर्जी से नहीं। तो ये लुई 14वां। ठीक है, आगे आता है लुई 14वां की बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है लुई 16वां। ठीक है, और यह बतलाता है मैं ही राजू हूँ, मेरा इच्छा ही कानून है। ठीक है, अब बात किया जाए सेम ऐसा ही, मैं ही राजू हूँ, मेरा सबसे जगह ऊपर इच्छा, मेरा इच्छा ही कानून है। यह कथन लुई 16वां का था। ये बात है। ठीक है, तो आपको लुई 16वां के बारे में माने कि ये है। और इसी समय क्या हो जाता है फ्रांस में क्रांति। ठीक है, और यह लुई 16वां फ्रांस की क्रांति जो होता है मैंने 1789 ईस्वी को। ठीक है, 1789 ईस्वी में होता है फ्रांस में क्रांति। अब क्या होता है लुई 16वां के समय, इसी के समय फ्रांस में क्रांति होने का सबसे बड़ा रीजन था लुई 16वां के बारे में। देखिए, फ्रांस में बात किया जाए तो फ्रांस में 3 वर्ग था। फ्रांस में 3 वर्ग था और पहला वर्ग का नाम था, देखिए मान लीजिए राजा लुई 16वां। ठीक है, फ्रांस में 3 वर्ग था और उस 3 वर्ग का नाम था, एक वर्ग का पादरी, दूसरा वर्ग का कुलीन और तीसरा जनता। ठीक है, तो पादरी वर्ग की बात किया जाए तो सीटों की संख्या, संसदों की सीटों की संख्या 308 थी और कुलीन वर्ग में 285
और जनता वर्ग में 621। क्या होता है एक बार देखिए, जनता वर्ग को कहा जाता है लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी, ठीक है। तो जनता वर्ग को कहा जाता है लेफ्ट पार्टी। तो क्या होता है एक बार, जब फ्रांस में माने कि युद्ध होता है, फ्रांस बार बार अमेरिका को साथ देता है युद्ध में, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध होता है, उसके बाद अमेरिका को साथ देता है, माने कि जब हम 9th में पढ़ाए होंगे, जब फ्रांस साथ देता है उस समय लफायते सेनापति था फ्रांस के, लफायते, ठीक है। तो यह साथ देता है लफायते अमेरिका को। अमेरिका जब युद्ध होता है अमेरिका इंग्लैंड के बीच में, तो साथ देता है। तो खाने के लिए कुछ नहीं था और साथ दे रहा था, ठीक है। जब साथ दे रहा था तो दाने दाने के लिए फ्रांस की जनता तरस गया था, और जब दाने दाने के लिए तरस जाएगा, फ्रांस में कुछ था नहीं, तो क्या कर दिया, एक बार राजा माने लुई सोलहवां, तो अभी जितना कहानी बताएंगे लुई सोलहवां के बारे में, लुई सोलहवां, ठीक है, लुई सोलहवां के बारे में। तो एक बार क्या किया लुई सोलहवां ने, जब फ्रांस में मैंने कि क्रांति लग रहा था, जब क्रांति हो जाएगा, क्योंकि रीजन यह था फ्रांस में अयोग्य शासक था, ठीक है। अयोग्य शासक होने के नाते माने अयोग्य शासक था, रीजन यह था कि इसके पास यह अपना दिमाग से तो माने कम चला था, ये पादरी और कुलीन के दिमाग से चला था। एक बार हो गया जो फ्रांस में क्रांति होने का जब अति आया, तो फ्रांस में क्या कर दिया, ये लेफ्ट पार्टी जो है जनता वर्ग को समाप्त कर दिया। पहले मैंने टैक्स ले लिया इससे जनता वर्ग से, वो बोला लुई सोलहवां हम क्या करेंगे, जनता से टैक्स लेंगे। जनता बोला कोई बात नहीं है, जो दिक्कत है माने कि है, और देश के संकट है, देश में माने कि संकट है, तो राष्ट्र के प्रति हम क्या करेंगे, प्रेम लगाव करेंगे, हम माने कि टैक्स देंगे। लेकिन जनता को पता क्या चला कि हमसे टैक्स ले रहा है, पादरी वर्ग से कुलीन वर्ग से टैक्स नहीं ले रहा है, ठीक है। तो जनता विद्रोह कर दिया, जब हम आपको टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। जब ये जनता विद्रोह किया, जब हम आपसे टैक्स नहीं देंगे, इस लुई सोलहवां इस जनता लेफ्ट पार्टी, ये लेफ्ट पार्टी इसी को समाप्त कर दिया, ठीक है, लेफ्ट पार्टी को समाप्त कर दिया। लेफ्ट पार्टी जो ये था, ये जनता वर्ग, इसको समाप्त कर दिया। अब बोल दिया हम अपना काम पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो पार्टी है, इसी संसद से चला लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट पार्टी को समाप्त कर दिया। इसका रीजन यह था कि लुई सोलहवां का मानता है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग से हम टैक्स नहीं ले, केवल जनता से ले। जनता का कहना था कि भाई ये पादरी वर्ग अमीर है, कुलीन वर्ग अमीर है, हम तो उतना अमीर नहीं है। जनता वर्ग में कोई अमीर होता है, नहीं तो लगभग माने कि गरीब और मीडियम ही होता है, मध्यम वर्ग होता है, ठीक है। तो ये माने कि जनता अति कर दिया, जनता में विद्रोह कर दिया। इस जनता में से एक वर्ग उभर कर आया, उसका नाम था मध्यम वर्ग, ठीक है। और मध्यम वर्ग क्रांति कर दिया। तो फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मध्यम वर्ग, ठीक है। और यह लुई सोलहवां के प्रति क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। बात किया जाए लुई सोलहवां के बारे में, तो यह लुई सोलहवां बुर्बो वंश का शासक था, बुर्बो वंश का शासक, ठीक है। फ्रांस में क्रांति में बुर्बो वंश का शासन था, और यह बुर्बो वंश माने कि चलते रहेगा जब तक कि चार्ल्स दशम नहीं बने आएगा, तब तक अर्लियांस वंश नहीं आएगा, क्योंकि चार्ल्स दशम के बाद अर्लियांस वंश आएगा, जिसका शासक लुई फिलिप रहेगा, ठीक है। तभी बुर्बो वंश का शासन है। अगर पूछते फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासन था, तो यह बुर्बो वंश का शासन था। यह बुर्बो वंश के शासक लुई सोलहवां था। यह लुई सोलहवां अयोग्य था, ज़्यादा दिमागी नहीं लगा था, पादरी और कुलीन वर्ग के बात पर चलता था, जिसके कारण जनता वर्ग को समाप्त कर दिया। जनता वर्ग ने क्या कर दिया, ये लुई सोलहवां के प्रति विद्रोह कर दिया, ठीक है। लुई सोलहवां के प्रति विद्रोह करने का कारण था एक बार की बात है, जो जब लुई सोलहवां था, तो ये लुई सोलहवां क्या किया, लुई सोलहवां कहीं घूमने जा रहा था, ठीक है। पहली बात तो दाने दाने के लिए फ्रांस की जनता तरस रही थी, ये घूमने जा रहा था अपनी पत्नी के साथ। लुई सोलहवां, उसकी पत्नी का नाम था मेरी एंटोनेट, मेरी एंटोनेट, इसी का दूसरा नाम था मैडम डेफिसिट, मैडम डेफिसिट, ठीक है। लुई सोलहवां की पत्नी का नाम मैडम डेफिसिट था, या मेरी इसके साथ घूमने जा रहा था। तो माने जनता के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो जनता ने क्या किया, फ्रांस के में रोटी दो का आंदोलन किया, ठीक है। रोटी दो का आंदोलन किया। लुई सोलहवां था, लुई सोलहवां लेकिन कुछ नहीं बोला, लेकिन लुई सोलहवां की पत्नी मेरी एंटोनेट
मेरी अंत ने तो बोल दी कि अगर आपको रोटी नहीं है तो केक खा लीजिए, ठीक है। इसी से मैं समझ गया कि इतना बैल है, किसी के पास रोटी नहीं रहेगा तो केक कैसे खा लेगा। पहली बात तो ये है, रोटी नहीं है तो केक किसी के पास नहीं रहेगा, मानी कि रोटी नहीं रहेगा तो पाव रोटी कहाँ से लाएगा। बात ये भी है। तो बोले कि रोटी नहीं है तो केक खा लो। उसी के लिए क्या कर दिया, और विद्रोह मानी कि और चरणों पर आ गया। रीजन यह था कि ये मेरी अंतनेत माने कि इतना खर्च कर रही थी, इतना खर्च कर रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था। मैंने ये तो समझिए ना, ये एक ऐसा वस्त्र पहनती थी 10 किलोमीटर लग, मान लीजिए जो पंडाले था उसको 10-20 को धरने ही वाला रहता था, वो इतना बड़का वो वस्त्र पहनते थे। और माने कि यह माने कि दरबार में मैंने जो ये मेरी अंतर्गत थी वो फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा करती थी, ठीक है, फिजूल खर्च करती थी। दूसरी बात, राजा अयोग्य था। राजा क्या था, अयोग्य था। तीसरी बात यह था कि पादरी वर्ग कुलीन वर्ग से जनता राजा जो काम चलाता था तो क्या हो गया, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग लू चलवा जो बात बोलता था उसमें माने कि जी हजूरी भरना, माने कि हाँ ये सही है, सही है, ये बात खराब काहे नहीं रहे, और राजा बोल दिया ये बात सही है तो वो में हाँ है, ठीक है। तो ये मैंने, और कोई बात अगर अच्छी काम मान लीजिए जो कर रहा है राजा कोई बात, ठीक है, तो राजा कोई बात के लिए बोला जी लागू कर देना है। ये दोनों क्या कर रहा था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग सब क्या कर रहा था, ये दोनों माने कि घुसखोरी जो होता है ना, राज दरबार में पूरा घुसखोरी चल गया। जो माने कोई जनता के लिए कोई चीज़ पास किया गया तो उसमें ये लू चलवा के बाद पादरी मंत्री उसका आएगा, मंत्री से पादरी कुलीन सब खा देगा, ठीक है। जनता तक वो फंड कोई फंड आया तो पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, फ्रांस में क्रांति हो गया। बात किया जाए फ्रांस की क्रांति का कारण, फ्रांस के क्रांति का कारण ये अभी भी आई क्वेश्चन है, बतला देते हैं, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था लुई सुलावा का योग होना, ठीक है, लुई सुलावा का योग होना, ठीक है, या लुई सुलावा का निरंकुश होना, अयोग माने निरंकुश, ठीक है। लुई सुलावा क्या था, एक निरंकुश शासक था। निरंकुश मान निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश न हो, ठीक है, इसको जो मन में आता था वही करता था। तब तो ये बोला था मैं ही राज हूँ, मेरा इच्छा ही कानून है, हमको जो मन में आ रहा है वही क्या है, एक कानून है, ठीक है। तो लुई सुलावा का अयोग यानी कि होना या निरंकुश होना, ठीक है। दूसरी बात माने कि महारानी का फिजूल खर्च, महारानी फिजूल खर्च कर दी थी, महारानी का फिजूल खर्च, ठीक है, महारानी का फिजूल खर्च। तीसरी बात महारानी का फिजूल खर्च, राज दरबार की विलासिता, मान कि राज दरबार में जो था सब अयोग्य था, ठीक है, चौपर था, कोई भी माने कि काम नहीं कर रहा था, हम क्या करें, अब जनता के लिए कोई भी किसी को भी मन नहीं था कि हम काम करें, ठीक है। तो राज दरबार की विलासिता, राज दरबार की विलासिता, ठीक है। अनेक कारण था, क्या चीज का, फ्रांस की क्रांति का कारण, ठीक है। और ये क्या लिख सकते हैं चौथा में, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का माने कि अधिक बात मानना, ठीक है। क्रांति का कारण क्या था, जनता पर अधिक शोषण करना, जनता वर्ग का अधिक शोषण करना, माने कि मध्यम वर्ग का बात न माना, इसी में एक मध्यम वर्ग है या जनता वर्ग, ठीक है, गरीब एवं किसान यानी कि हो गया मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग का बात नहीं मानना एवं पादरी एवं कुलीन वर्ग का बात मानना, इसी में लिख दिया और अलग भी लिख देते हैं, पादरी एवं कुलीन वर्ग का बात मानना, अत्यधिक बात मानना, ठीक है। ये सब क्या था, ये सब था फ्रांस के क्रांति का कारण, फ्रांस के क्रांति का कारण।
इसमें मार्कर में इंक धरो था। फ्रांस की क्रांति का कारण, ठीक है। ये फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण यही सब था, जिसके कारण क्या हो गया, फ्रांस में क्रांति। अब क्या देखिए, पादरी वर्ग क्या होता है, पादरी वर्ग जैसे कि हिंदू धर्म में होता है क्या चीज़, तो ये हिंदू धर्म में जो पंडित जी होता है, मुस्लिम धर्म में मौलाना साहब होते हैं, तो ये जो होते हैं वैसा ही पादरी होता है ईसाई धर्म में, ठीक है, जिसे हम पोप कहते हैं, पादरी माने पोप। तो ये पोप का बात अधिक ज़्यादा मानना, ठीक है। और कुलीन वर्ग में क्या आता था, कुलीन वर्ग में जो राजा था लुई सोलहवां के यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी या अमीर वर्ग के लोग जो अमीर थे ये आते थे। तो मतलब जनता तो दे नहीं सकती थी, दोनों तो आसानी से दे सकता था क्योंकि इसके पास अत्यधिक रुपया था, लेकिन ये दोनों नहीं, इस दोनों माने कि राजा इस दोनों से मांगा ही नहीं, इससे मांगा टैक्स। अकाल की स्थिति में राजा इससे मांगा, ये दोनों से मांगेगा तो दे देगा, ये भी बेचारा दे रहा था लेकिन खाली इससे मांगा इसलिए विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रांस की क्रांति का एक कारण है। और फ्रांस की क्रांति की बात किया जाए तो यह क्रांति बात किया जाए तो यह फ्रांस में क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुआ था। सुन लीजिए, अब आगे क्या होता है फ्रांस में, तो फ्रांस में जब लेफ्ट पार्टी को समाप्त कर देता है राजा, तो क्या करता है लेफ्ट पार्टी इस यहाँ से निकल करके, ये लेफ्ट पार्टी है जनता वर्ग है, यहाँ से निकल करके इस संसद भवन था फ्रांस में, जो संसद भवन था जिसे जनरल असेंबली कहते हैं, संसद भवन को जनरल असेंबली, ठीक है, क्या कहते हैं जनरल असेंबली। ये जो जनरल असेंबली था ये जो फ्रांस में जिसे हम प्रथम काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये काउंसिल भी कहते हैं, तो ये जनरल असेंबली को समाप्त कर दिया, जनरल स्टेट जिसे कहा जाता है। जनरल स्टेट जो है ये फ्रांस का, यहाँ से जब जनता वर्ग को समाप्त कर दिया, जो जनता वर्ग, इसके बगल में था टेनिस कोर्ट, इसी के बगल में क्या था, इसके बगल में था जनता वर्ग के बगल में टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ठीक है। टेनिस कोर्ट माने टेनिस खेलने वाला एक मैदान था, ठीक है, टेनिस कोर्ट था, टेनिस खेलने वाला मैदान। यहाँ पर जा करके जनता ने और शपथ ले लिया, जो हम आज शपथ लेते हैं कि फ्रांस में जो भी माने कि टेनिस कोर्ट में जाकर के जनता शपथ ले लिया, जो हम आज शपथ ले रहे हैं कि आज के बाद जितना भी फ्रांस में माने कि राजा है, जब तक हम राजा को मारेंगे नहीं, राजतंत्र समाप्त नहीं करेंगे और जब तक लोकतंत्र नहीं लाएंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये माने कि क्या कर लिया, तो ये फ्रांस की क्रांति में जो राजा था इसके खिलाफ जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और यह दिन था 14 जुलाई, और यहाँ पर जाकर टेनिस कोर्ट में क्या करता है, शपथ ले लेता है, शपथ टेनिस कोर्ट में शपथ ले लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, एनडीए के एग्जाम में एक बार ये बात क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेनिस कोर्ट का शपथ किस क्रांति से संबंधित है, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट का शपथ फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। अगला है कि टेनिस कोर्ट में जब शपथ लेता है, इसी के बगल में था बास्तिल दुर्ग, इसी टेनिस कोर्ट के बगल में था एक बास्तिल दुर्ग, ठीक है। बास्तिल दुर्ग एक जेल था, बास्तिल दुर्ग क्या था, बास्तिल दुर्ग एक जेल था। वहाँ पर जा कर के इस जेल में बास्तिल दुर्ग में जा कर के यह था बास्तिल दुर्ग, ठीक है, बास्तिल दुर्ग जेल था। इस जेल में जितना कैदी वहाँ पर जा कर के और यहाँ जा कर के और लोगों का भीड़ छुड़ा देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रीजन यह था जो टेनिस कोर्ट में यह शपथ लिया था तो अफवाह फैलाया गया था, मानी कि अफवाह फैल गया जो राजा ने लुई सोलहवां ने विदेश से मारने के लिए, मानी कि हम सब जनता को मारने के लिए विदेश से सेना बुलाया। बताइए, हम सबको ही माने कि अफवाह फैल जाएगा जो मेरे प्रधानमंत्री है वो विदेश से मारने के लिए, हम सबको जनता को मारने के लिए बुलाया है सेना को, तो हम सबको भी बहुत पीछे रहेगा। तो ऐसा ही अफवाह फैल गया था टेनिस कोर्ट के बाद, जो हम सबको मारने के लिए क्या किया गया, विदेश से बुलाया गया है सैनिक को। इसीलिए ये मानी कि बास्तिल दुर्ग जेल था, इस जेल के अंदर जितना मानी कि सैनिक था सबको जनता जाकर के समझाता है कि भाई तुमको अब खोने के लिए कुछ ना है,
तुमको ऐसे भी आजीवन कारावास है, ऐसे भी 5 दिन के बाद किसी को फांसी होने वाला है, मानी कि ऐसे भी 10 साल जेल में रहना है, मानी कि 20 साल जेल में रहना है। तो क्या करना, अभी हम तुमको छुड़ा देते हैं, क्या करो, अब अपना देश के लिए लड़ो, अपना अस्तित्व के लिए लड़ो और राज्य के खिलाफ विद्रोह करो, ठीक है, हम सबका साथ दो। तो यहाँ बास्तिल दुर्ग का जो जितना भी जेल में कैदी था सब भरपूर सपोर्ट करता है, ठीक है। और बास्तिल दुर्ग से छुड़ाने के बाद जितना था जा करके फ्रांस में क्रांति कर देता है, और यह क्रांति 14 जुलाई को किया जाता है, ठीक है। फ्रांस में क्रांति 14 जुलाई से शुरुआत हो जाता है। तो बास्तिल दुर्ग का में जा करके मैंने इधर उधर करके सबको आग लगा देता है। तो क्वेश्चन आता है, बास्तिल दुर्ग का पतन किस क्रांति से संबंधित है? तो बास्तिल दुर्ग के पतन या फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। उसको बंद करो ना। बास्तिल दुर्ग का पतन फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब बास्तिल दुर्ग का पतन होगा, अब फ्रांस की क्रांति मानी कि होगा। अब लुई सोलावा को क्या कर दिया जाता है? अब लुई सोलावा के खिलाफ क्रांति कर दिया जाता है, और लुई सोलावा यहाँ से भागने में असमर्थ हो जाता है। और यह क्या होता है, बास्तिल दुर्ग का जब पतन होता है उसके बाद यह लुई सोलावा को 21 जनवरी 1793 ईस्वी में मानी कि पकड़ करके गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 21 जनवरी 1793 को लुई सोलावा को गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो लुई सोलावा को 21 जनवरी 1793 को गुलेटिन पर चढ़ा देता है। मानी कि गुलेटिन एक ऐसा होता है जिसमें मानी कि किसी व्यक्ति का गर्दन रख देने के बाद उसको ऐसे कर देता है तो गर्दन क्या हो जाता है, धड़ से अलग हो जाता है, ठीक है। तो गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता है 21 जनवरी को, और उसके बाद इनकी पत्नी को भी माने कि मार दिया जाता है। तो फ्रांस की क्रांति से में ही चुड़ैलों का धावा संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा, चुड़ैलों का धावा किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और ये क्या हो गया, 21 जनवरी 1793 को लुई सोलावा को चढ़ा दिया जाता है, बाद में इसकी पत्नी को भी मार दिया जाता है, ठीक है। मेरी इंटरनेट जो इनके पत्नी थे इनको भी समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना मानी कि लुई सोलावा के बाद देखिए, अब फ्रांस की बात किया जाए। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस के बाद कुछ जैनो कहाँ गया? फ्रांस चलिए, अभी हम फ्रांस की क्रांति बढ़ा रहे हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो यह है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। अब बात किया जाए तो इसके राष्ट्रीय गीत क्या था? मार्सिले गीत, राष्ट्रीय गीत कौन है? मार्सिले, ठीक है, मार्सिले। फ्रांस की क्रांति का माने कि शुरुआत 14 जुलाई को हुआ था 1789 को, लेकिन फ्रांस पूर्ण रूप से आज़ाद मानी कि होगा 1815 ईस्वी में। मानी कि अभी तो चलिए ना, अभी माने कि अभी चलते रहेगा। लेकिन आपको ये बात पता है कि भारत में 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर लाहौर में जाकर के झंडा फहराए थे 26 जनवरी के दिन। और तो लेकिन भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन हम 26 जनवरी को ही अपना क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को 1950 में मनाते हैं, 26 जनवरी को ही, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, उसी का माने कि, और शुरुआत तो 1930 से हुआ था। वैसा ही शुरुआत तो यहाँ पर क्या बोलता है, इसका शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हो गया था। लेकिन आज़ाद कभी भी हो, यानी कि फ्रांस अपना माने कि स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को ही मनाता है, क्योंकि हमको 1930 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने जाकर के रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे 26 जनवरी के दिन। तो 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस 1950 से मनाते हैं। तो ऐसा ही 14 जुलाई को ही अपना स्वतंत्रता दिवस फ्रांस मनाता है, ठीक है। तो ये हम सभी चिपकाए हैं फ्रांस की क्रांति से। वैसा ही आपको याद होगा, अमेरिका ने फिलाडेल्फिया के द्वितीय सम्मेलन में आज़ाद हुआ था, यानी कि 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई से ही उसको क्रांति शुरू हुआ था। तो 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि शुरुआत वही से हुआ था,
ठीक है। तो हम सभी मैंने कि अमेरिका की क्रांति वाला थोड़ा मिला लिए हैं और थोड़ा फ्रांस की क्रांति वाला, तो ये चिपका आ जाता है दिमाग, मैंने कि अगर है तो किसी की क्रांति से या कहीं से भी कोई बात अच्छा बात है लेने में क्या दिक्कत है, वैसा ही भारत में ले लिया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो लुई लावा को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को बुलेटिन पर चढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब आता है लुई लावा के बाद फ्रांस की क्रांति में जब होता है उस समय नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत भूमिका थी। तो अब आता है लुई लावा के बाद, माने कि यह जो बुर्बो वंश का शासन था, इसके बाद आता है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब आता है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बतलाया दिया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ पहले जान लेते हैं तथ्य के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म यह 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। और बात किया जाए पिता के नाम, पिता कार्लो बोनापार्ट था, पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। पत्नी के नाम अगर बात किया जाए, पत्नी के नाम यह जे फाइन थी, जे फाइन। नेपोलियन के पत्नी का नाम था जे फाइन, ठीक है। और आगे बात किया जाए नेपोलियन के बारे में, तो नेपोलियन बहुत माने कि माने बचपन से ही मेहनती था, जिसके कारण वह बाद में जाकर के फ्रांस की क्रांति में भूमिका निभाता है और 1799 ईस्वी में वह डायरेक्टरी व्यवस्था को फ्रांस में समाप्त कर देता है, ठीक है। डायरेक्टरी व्यवस्था, ठीक है। 1799 में फ्रांस में डायरेक्टरी व्यवस्था समाप्त कर देता है एवं फ्रांस का प्रथम काउंसिल बनता है, ठीक है। चलिए, तो अब बात आता है जो 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी व्यवस्था समाप्त कर देता है। तो डायरेक्टरी व्यवस्था कब समाप्त किया गया है फ्रांस में? 1799 ईस्वी में। और प्रथम काउंसिल, फ्रांस का प्रथम काउंसिल 1799 में ही बना था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो 1799 में डायरेक्टरी व्यवस्था को समाप्त करके और क्या बनता है, तो प्रथम काउंसिल बनता है नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए, अब आता है फ्रांस में 1799 में मैंने ये डायरेक्टरी व्यवस्था समाप्त करके वहाँ पर प्रथम काउंसिल बनता है। उसके बाद क्या होता है, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है। बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में करता है नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में, ठीक है। अब आगे क्या होता है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बनता है। ठीक है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बनता है। राजा बनने के बाद, फ्रांस का राजा बनने के बाद नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लाता है, ठीक है। नेपोलियन कोड 1804 में ही नेपोलियन कोड लाया जाता है, ठीक है। नेपोलियन कोड लाया जाता है 1804 ईस्वी में। इस नेपोलियन कोड का दूसरा नाम है, मैंने इसी को कहा जाता है फ्रांस का संविधान या नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता, ठीक है। नेपोलियन संहिता, इसी को फ्रांस में नेपोलियन संहिता को कानून संहिता भी कहते हैं। कानून संहिता,
क्लियर। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI है, ठीक है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बनता है, नेपोलियन कोड देता है, नेपोलियन कोड का दूसरा नाम है नेपोलियन संहिता या कानून संहिता, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा फ्रांस में संविधान कब लागू हुआ। ये फ्रांस का संविधान जिसे कहा जाता है, ये इसी को 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान, ठीक है। नेपोलियन कोड को कहा जाता है, यानी कि 1804 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, 1804 ईस्वी में फ्रांस का संविधान लागू होता है और उसके बाद नेपोलियन ने बहुत सारा युद्ध करता है, इंग्लैंड के रॉयल नेवी से युद्ध करता है। 1806 में युद्ध होता है, 1808 में युद्ध, 1811, 12, 13 सब में युद्ध होता है, जो कि हम आपको 9th में बतला चुके हैं पहले से। उसके बाद 1815 ईस्वी में मानी कि लाइफ में पहली बार नेपोलियन को युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। यही युद्ध था वाटरलू का युद्ध, ठीक है। रीजन क्या था, जो नेपोलियन एक लोकतंत्र समर्थक था और राजतंत्र विरोधी था, जिसके कारण क्या हो गया, जब नेपोलियन लोकतंत्र समर्थक था तो वो लोकतंत्र को समर्थन किया तो उसके बगल के पड़ोसी देश को ये चुभता था, माने नेपोलियन किस प्रकार से माने कि लोकतंत्र ला रहा है, यानी कभी ना कभी हमको ही विरोध में खड़ा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र है। यह स्पेशली यह ब्रिटेन करता था, ऑस्ट्रिया करता था और ये माने कि प्रसा, ये सब जो राष्ट्र था वो सब क्या करता था, विद्रोह कर दिया, ठीक है। इसके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ रीजन यह था कि नेपोलियन लोकतंत्र के समर्थक था और बगल के देश में राजतंत्र चल रहा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, नेपोलियन का विरोध चलने लगा। अब क्या होता है, नेपोलियन अब आगे 1815 ईस्वी में युद्ध होता है, ठीक है। तो आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख लिए होंगे। हम इधर साइड होते हैं, आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे नेपोलियन के आगे बतलाते हैं। चलिए, तो आई होप कि आप सबको माने कि समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, 1804 में हम बतला दिए ये क्या हुआ था, नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता या कानून संहिता दिया गया था, यानी कि फ्रांस में संविधान बना था, लागू हुआ था 1804 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांस में जब नेपोलियन कोड दिया गया, उस नेपोलियन कोड के बाद 1815 ईस्वी में नेपोलियन ने 1815 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस में क्या किया, तो फ्रांस में जाकर के इटली में जाकर के नेपोलियन ने 1815 में इटली में क्या कर दिया, ट्रांसपियन गणराज्य और सिसिलियन गणराज्य की स्थापना कर दिया। सिसिलियन गणराज्य और ट्रांसपियन गणराज्य क्या स्थापना किया, ठीक है। 1815 ईस्वी में इटली में क्या कर दिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, इटली में कौन, नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया, तो ट्रांसपियन गणराज्य और सिसिलियन गणराज्य के स्थापना किया, ठीक है। और आगे जाकर के 1815 में ही जर्मनी में जर्मन राइन संघ की स्थापना किया, जर्मनी में क्या किया, जर्मन राइन संघ की स्थापना जर्मन राइन संघ की स्थापना, ये VVI है, ठीक है। तो जर्मनी में क्या कर दिया, जर्मन राइन संघ की स्थापना किया, कब किया, तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब आगे क्या होता है, जब ये ऐसा काम करने लगा पूरे मैंने फ्रांस छोड़कर, नेपोलियन फ्रांस के था और तब ये काम कर रहा था इटली में, जर्मनी में। ये बात अच्छा नहीं लगा उसके और पड़ोसी देश को, ऑस्ट्रिया, प्रसा और ये माने कि ब्रिटेन, सब देश को, ठीक है। तो क्या कर दिया, जब ये बात अच्छा नहीं लगा तो इसके नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध कर लिया। और यह युद्ध 1815 ईस्वी में ही हुआ, जिसे कहते हैं वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। यह युद्ध 1815 में हुआ और यह युद्ध फ्रांस माने नेपोलियन VS क्या हो गया, अर्पित देश के साथ हुआ। अर्पित देश माने ऑस्ट्रिया, माने सबसे पहले ऑस्ट्रिया, प्रसा,
देखिए ऑस्ट्रिया, रूस लिखते हैं, चलिए रूस और प्रसा, फिर इंग्लैंड, अर्पित, ARPIT। तो ए से ऑस्ट्रिया, पी से प्रसा, आर से रूस, पी से प्रसा, आई से इंग्लैंड हो सकता है, इंग्लैंड आई लग रहा है, तो अर्पित, ठीक है। अर्पित मैंने ऐसे मैंने बोलते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, इस देश के साथ मैंने कि युद्ध होता है, इस सब मिल करके किससे युद्ध करता है, यह सब मिल करके फ्रांस से युद्ध करेगा, फ्रांस माने नेपोलियन से, ठीक है। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, ठीक है। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, और जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार होगी उसके बाद क्या हो जाता है, वाटरलू का युद्ध में जीत जाता है ये ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। इसके बाद माने कि ऑस्ट्रिया को पकड़ करके नेपोलियन को पकड़ करके एल्बा द्वीप पर भेज दिया जाता है, एल्बा द्वीप, ठीक है। एल्बा द्वीप पर माने कि भेज दिया जाता है, और वहाँ पर माने कि काला पानी के साथ सुनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, किसी तरह से वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, और फिर भाग आता है फ्रांस में, अब फिर युद्ध करेगा ये, ठीक है। जब यह फिर युद्ध करेगा तो यह एल्बा द्वीप पर से नेपोलियन बोनापार्ट फिर युद्ध करेगा, ठीक है। ओरिजिनल में तो क्या हो जाता है, 1815 ईस्वी में ही समाप्त हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी, ठीक है। तो बाद में नेपोलियन बोनापार्ट फिर युद्ध करता है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट को 1821 ईस्वी में माने कि रख दिया जाता है, क्या बोलता है, कोशिका द्वीप पर, कोशिका द्वीप, ठीक है। कोशिका द्वीप पर मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आएगा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर होता है, तो क्या बोलता है, सेंट हेलेना द्वीप पर इनका जन्म, नेपोलियन का जन्म होता है सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर। लेकिन इसको पहली बार किस द्वीप पर काला पानी के साथ सुनाया जाता है या रखा जाता है, तो यह वाटरलू की युद्ध हारने का किस द्वीप पर, एल्बा द्वीप पर, यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। बाद में इसको कोशिका द्वीप पर रखा जाता है, अजासियो की कोशिका द्वीप पर, कोशिका द्वीप है अजासियो में, ठीक है। अजासियो में कोशिका द्वीप पर रखा दिया जाता है। यहाँ पर इसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो जाती है। और जब नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 ईस्वी में होगा, उसके बाद ये चारों देश मिल करके क्या करेगा, चारों देश मिल करके एक सम्मेलन लाता है, जिसे हम कहते हैं वियना सम्मेलन, ठीक है। यह वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में ही होता है। रीजन क्या था, क्योंकि 1815 में ही क्या हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट का तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि हुआ उसको एल्बा द्वीप पर रख दिया जाता है। तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन लाया जाता है। वियना सम्मेलन का मैंने की अध्यक्षता मेटरनिक कर रहा था, यह मेटरनिक यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। क्वेश्चन ये बहुत VVI है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक। रीजन क्या है, यह VVI क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो यह मेटरनिक था। और मेटरनिक क्या किया, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था, ठीक है। वियना सम्मेलन में क्या हुआ था, तो वियना सम्मेलन में चारों देश दिमाग लगाया। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सब तरह लोकतंत्र लाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस मैंने कि जहाँ फ्रांस में या जर्मनी, इटली में जहाँ लाने का प्रयास किया है लोकतंत्र, इसको जहाँ जो चीज़ किया, जैसे कि हम आपको बतलाए हैं क्या चीज़, जो जर्मनी में जर्मन राज संघ की स्थापना किया, और जर्मनी 300 भागों में टूटा हुआ था, जिसको 39 भाग में बना दिया, ठीक है। जर्मनी कितने भागों में टूटा हुआ था, 300, जिसको 39 भाग बना दिया, यानी कि 39 भाग में ले आया, 300 को मिला करके 39 को बना दिया गया, ठीक है। तो यह मानी कि फिर 39 को क्या कर दिया, 300 कर दिया, कौन, तो ये वियना सम्मेलन के तहत क्या किया गया, तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति व्यवस्था को कायम रखना। इसका मुख्य उद्देश्य
यूरोप में शांति स्थापित करना था। ठीक है। दूसरी बात, वियना सम्मेलन के बाद क्या हो गया, तो वियना सम्मेलन के बाद यह हुआ जो नेपोलियन युग का समाप्त हो गया। नेपोलियन युग की समाप्ति हो गई। नेपोलियन युग की समाप्ति, नेपोलियन युग की समाप्ति हो गया। तीसरी बात क्या हो गया, जब नेपोलियन युग की समाप्ति होगा तो मेटरनिक युग आएगा, और यह मेटरनिक युग नेपोलियन युग की समाप्ति के बाद 1815 से 1848 तक चलता है, और 1848 में मेटरनिक की मृत्यु के बाद मेटरनिक युग भी समाप्त होगा। इसके बाद मेटरनिक युग होता है, और यह 1815 से 1848 तक चलता है। मेटरनिक युग की शुरुआत। चलो नहीं दिखाई देता है, चलो सुनो। मेटरनिक युग की शुरुआत 1800 क्या होता है 48 में होता है। इसको हम इधर लिख देते हैं, चलिए अगला लिख देते, इधर लिख देते हैं। तीसरा कारण था क्या हो गया, वियना सम्मेलन का कारण, मैंने वियना सम्मेलन के बाद क्या होगा, तो मेटरनिक युग की शुरुआत। मेटरनिक युग की शुरुआत 1815 से 1848 तक यह मेटरनिक युग चला था, कि 1848 में मेटरनिक की मृत्यु हो गया। ठीक है, 1815 से 1848 तक चला था। ठीक है। चौथी बात क्या हो गया, तो पूरे यूरोप का मानचित्र बदल गया। पूरे यूरोप का मानचित्र बदल गया। पूरे यूरोप में यूरोप का फिर मानचित्र बदल गया। मानचित्र बदल गया, क्योंकि जैसे था यूरोप उसको फिर जैसे तैसे कर दिया कौन, तो यह वियना सम्मेलन। पांचवी बात क्या हो गया, वियना सम्मेलन में क्या हो गया, जो अब यानी कि फिर फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन आ गया। ठीक है, फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन आ गया। ठीक है, और उस बुर्बो वंश का शासक था लुई 18वां। ठीक है, ये था क्या चीज, वियना सम्मेलन। तीसरे क्वेश्चन ये बात पूछता है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह VVI है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति व्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है, यह वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। वियना सम्मेलन में मैंने कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक कर रहा था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, वियना सम्मेलन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, इसके बाद लुई 18वां क्या करता है, यूरोप फ्रांस का शासक बनता है। इसके बाद लुई 18वां। ठीक है, लुई 18वां बेचारा युग था। इसके बाद आता है, पहले आए थे लुई 14वां, उसके बाद लुई 16वां, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, अब आ रहा है लुई 18वां। ठीक है, लुई 18वां, अब आता है लुई 18वां। ठीक है, और यह लुई 18वां यानी कि योग शासक था, अच्छा शासक था। ठीक है, लेकिन लुई 18वां की जब मृत्यु हो जाती है 1824 ईस्वी में। ठीक है, जब 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है 1824 में। इसके बाद फिर फ्रांस का शासक बनता है चार्ल्स दसम। फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, 1824 के बाद क्या हो जाता है, अगला शासक आ जाता है चार्ल्स दसम। ठीक है, यहाँ का शासक, फ्रांस का शासक लुई 18वां के बाद बनता है चार्ल्स दसम, और यह चार्ल्स दसम के समय हो जाता है 1830 की क्रांति। देखिए, अब यहाँ से चार्ल्स दसम VVI है, क्योंकि इसको लेकर के चलना है। ठीक है, चार्ल्स दसम के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो चार्ल्स दसम के बारे में इग्नोर नहीं करना है। चार्ल्स दसम देखिए, चार्ल्स दसम के बारे में, तो चार्ल्स दसम जब 1824 के बाद यहाँ पर शासन में आता है, तो चार्ल्स दसम क्या करता है, अपना PM, अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाता है। पोलिगनेक। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है चार्ल्स दसम के प्रधानमंत्री कौन था, पोलिगनेक। ठीक है,
चार्ल्स दसम ने अपने प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाता है और यह पोलिगनेक क्या करता है, फ्रांस में शक्ति अभिजात वर्ग की स्थापना कर देता है। फ्रांस में पोलिगनेक भी बात है, ठीक है, शक्ति अभिजात वर्ग का स्थापना, शक्ति अभिजात वर्ग का स्थापना करता है पोलिगनेक, ठीक है। पोलिगनेक जब फ्रांस में शक्ति अभिजात वर्ग का स्थापना करता है, फ्रांस का जो नियम कानून था उसको समाप्त करता है, ठीक है। माने कि इसके कारण क्या करता है, जनता विरोध करने लगता है, ठीक है, जनता क्या करने लगेगा, विरोध करने लगता है, जिसके कारण फ्रांस के राजा ई चौपट ई लोल था, ई फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम क्या कर देता है, यह माने कि जब फ्रांस में माने कि जुलाई के समय था, उस समय क्या कर देता है, 1830 में क्रांति कर देता है राजा जनता, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका क्वेश्चन ये आंसर यह होगा, जो जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम था और यह चार्ल्स दसम ने अपने प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया। पोलिगनेक प्रधानमंत्री बनने के बाद फ्रांस में शक्ति अभिजात वर्ग की स्थापना किया और यह शक्ति अभिजात वर्ग की जब स्थापना किया फ्रांस में, तो जिसके कारण जनता ने माने कि जनता ने इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगा। विरोध में प्रदर्शन करने के बाद चार्ल्स दसम ने फ्रांस में 4 गो अध्यादेश जारी करता है। फ्रांस में चार्ल्स दसम ने क्या करता है, 4 गो अध्यादेश जारी करता है और यह दिन था 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया जाता है। और यह 4 अध्यादेश में माने कि उसका कहना था, जब कोई भी जनता क्या कर सकती है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, और क्या कर दिया, मीडिया पर बैन लगा दिया, प्रेस पर बैन लगा दिया, ये सब 4 अध्यादेश में ही था। मीडिया पर बैन लगा दिया, जनता को क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करने से मना कर दिया गया, जनता का माने कि जो पावर था उस सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये सब क्या था, अध्यादेश, जिसके कारण जनता और भड़क गया, ठीक है। और जनता भड़कने के बाद ये 28 जुलाई 1830 ईस्वी को माने क्या कर देता है, पूर्ण रूप से क्रांति कर देता है और जिसके कारण चार्ल्स दसम को यहाँ से भागना मजबूरी बन जाता है और यह चार्ल्स दसम भाग करके इंग्लैंड चला जाता है। या कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड, ठीक है। ये है जुलाई 1830 की क्रांति। क्वेश्चन पूछते जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर यह होगा, जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस के शासक चार्ल्स दसम था। यह चार्ल्स दसम ने अपने प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया और पोलिगनेक ने शक्ति अभिजात वर्ग की स्थापना किया। पोलिगनेक ने शक्ति अभिजात वर्ग की स्थापना किया और शक्ति अभिजात वर्ग की जब स्थापना पोलिगनेक ने किया, उसके बाद फ्रांस के जो जनता था वह विद्रोह कर दिया। जब फ्रांस की जनता विद्रोह किया तो फ्रांस के राजा ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया, जिसमें 4 अध्यादेश में क्या था, माने कि प्रोटेस्ट नहीं करना है और मैंने प्रेस पर माने कि प्रेस को बैन कर दिया। इस सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अधिकार को, प्रेस के अधिकार को समाप्त कर दिया, जनता के अधिकार को समाप्त कर दिया, जिसके कारण जनता और भी माने कि भड़क गई और 28 जुलाई 1830 को पूर्ण रूप से फ्रांस में फिर क्रांति कर दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ के चार्ल्स दसम जो शासक थे फ्रांस के, वो भाग जाते हैं इंग्लैंड, ठीक है। ये था जुलाई 1830 की क्रांति। अब 1830 की क्रांति के बाद यहाँ पर ये समाप्त कर दिया जाएगा। क्या चीज़ बोलता है, चार्ल्स दसम को समाप्त कर दिया जाएगा सत्ता को। अब यहाँ पर ले आएगा ऑरलियांस वंश का शासन, ठीक है। और ऑरलियांस वंश के शासक होता है लुई फिलिप, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, यहाँ पे अब आता है क्या बोलता है, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद यहाँ पर समाप्त किया जाता है। बुर्बो वंश का पूर्ण रूप से शासन समाप्त हो जाता है। तो बुर्बो वंश का अंतिम शासक के रूप में फ्रांस में शासन किया था चार्ल्स दसम, ठीक है। चार्ल्स दसम के बाद अब यहाँ पर यानी कि ऑरलियांस वंश का शासन होता है, ऑरलियांस वंश, ठीक है। और ऑरलियांस वंश के शासक होता है लुई फिलिप, ठीक है। लुई फिलिप आता है, ठीक है। और यह लुई फिलिप आने के बाद यहाँ पर लुई फिलिप शासन करता है और लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है, गीजो,
ठीक है। और लुई फिलिप जब अपना प्रधानमंत्री गीजो के बनाता है उस समय फिर हो जाता है क्रांति, ठीक है। क्रांति होने का सबसे बड़ी कारण था लुई फिलिप के कारण इतना फिर कंगाल होने लगता है फ्रांस, मानी कि बेरोजगारी होते जाता है, अशिक्षित मानी कि जब रहता है तो बेरोजगार होगा ही, जनसंख्या वृद्धि होगा ही, अब ये सब होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये सब फ्रांस के मानी कि जब लुई फिलिप था इसके समय मानी कि जब उसका प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है तो उस समय हो जाता है क्रांति। यह गीजो के प्रधानमंत्री 1848 में बनाता है, 1848 की क्रांति हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको बतलाए थे 18 जुलाई 1830 की क्रांति हुआ था, मैंने किसके समय, चार्ल्स दशम के समय, ठीक है। अब हो जाता है मैंने कि क्या चीज़ को बोलता है 1848 के समय क्या हो जाता है, लुई फिलिप के समय क्रांति। क्रांति का सबसे बड़ा कारण था मैंने कि लुई फिलिप का असफल नीति, ठीक है। क्रांति का पहला कारण क्या था, लुई फिलिप का असफल नीति। यह न जाने क्वेश्चन मैंने कि क्लास 10th में बिहार बोर्ड में न जाना था तो करीब है जो 5-7 बार पूछ दिया गया है। यह बहुत VVI क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति का कारण यह क्वेश्चन पूछता है तो फ्रांस की क्रांति का 1848 की क्रांति है, सॉरी फ्रांस की क्रांति नहीं 1848 की क्रांति के कारण पूछता है। तो यह था एक क्या था मैंने कि लुई फिलिप का असफल नीति, ठीक है। और जैसे में इसमें क्रांति हुआ था वैसा ही उसमें भी होगा, क्योंकि उसमें जैसे इसमें गीजो PM था और इसमें क्या था पोलिग्नेट, ठीक है। तो मानी कि इस समय क्या हो गया, तो इसी समय क्रांति हो गया। दूसरा कारण क्या था, समाजवाद का मानी कि प्रसार, समाजवाद का प्रसार, समाजवाद का क्या हो गया, प्रसार हो गया, मानी कि प्रसार किया जा रहा था जिसके कारण क्रांति हो गया। दूसरी बात लुई फिलिप की असफल नीति थी। तीसरी बात देखिए ये मानी कि अधिकांश स्टूडेंट क्या हो जाता है, मैंने अजीब उसको लगने लगता है जुलाई 1830 की क्रांति 1848 की क्रांति, ये बात याद रखना है। 1848 के समय पर ये जो था बहुत VVI है 1800 ये इसके समय VVI ये क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के समय कौन था, तो पोलिग्नेट था, ठीक है। तो अगला आता है, चलिए लुई फिलिप के बारे में बता रहे हैं 1848 की क्रांति। तो ये एक कारण था लुई फिलिप की असफल नीति, समाजवाद का प्रसार, उसके बाद मध्यम वर्ग में शासन का अभाव, ठीक है। अगला क्या कारण था, मध्यम वर्ग में शासन का अभाव। ये चौथा बात बोल दिया जाए, चौथा कारण क्या था, चौथा कारण थी गरीबी थी, गरीबी और अशिक्षा थी, अशिक्षा, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे यानी कि पांचवा कारण महंगाई, ठीक है, बेरोजगारी, और आगे बढ़ाएंगे तो बेरोजगारी, ये सब क्या था, ये सब फ्रांस की क्रांति का क्या था, कारण था, जिसके कारण क्या हो गया, फ्रांस में क्रांति हो गया। फ्रांस क्वेश्चन आएगा फ्रांस की क्रांति से आप क्या समझते हैं, फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का 4 कारण लिख देना, उसके बाद बतला देना है 4 लिखना है। फ्रांस की क्रांति का निम्नलिखित कारण था, 4 लिखने के बाद लिख देना है जो फ्रांस की क्रांति होने का सबसे बड़ा यह कारण था कि फ्रांस की 1848 की क्रांति का क्या कारण था, 1848 की क्रांति का निम्नलिखित कारण था, ये लिख देना है। उसके बाद लिख देना 1848 की क्रांति का मैंने कि सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि 1848 के समय फ्रांस का शासन, फ्रांस में अर्लियांस वंश का शासन चला था और अर्लियांस वंश के शासक लुई फिलिप था। लुई फिलिप ने अपने प्रधानमंत्री गीजो के बनाया। उस समय गरीबी इतना माने कि बढ़ चढ़कर हो गई थी, बेरोजगारी, महंगाई हो गई थी, जिसके कारण गीजो के कारण क्या हो गया माने कि और गीजो टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हो गई, फ्रांस में क्रांति हो गई, ठीक है। जिसका ये बात लिख देना है, यह सब कारण था, ठीक है। और अब आएगा अगला शासक लुई नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब अगला फ्रांस का शासक आएगा लुई नेपोलियन बोनापार्ट। उसको ये बात का माने कि जवाब देना पड़ेगा जो अब माने कि जो फ्रांस में क्रांति नहीं होगा, इसका माने कि प्रभाव। देखिए बात किया जाए फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, इस फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ गया, कहाँ लिख दे, चलिए यहाँ पर कुछ बात बता देते हैं। प्रभाव जगह तो है नहीं, तो प्रभाव यह था जो लुई नेपोलियन बोनापार्ट आएगा उसकी बात का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, जो हमको फ्रांस में अब क्या करना पड़ेगा, तो
फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्री लगाने के लिए वादा किया, जब प्रभाव पड़ने के बाद फैक्ट्री लगाया गया। ठीक है, और महंगाई को कम किया गया लुई नेपोलियन के बाद, माने कि बोनापार्ट के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद राजतंत्र फिर आ गया फ्रांस की क्रांति में, लुई नेपोलियन बोनापार्ट एक राजतंत्र का स्थापित कर दिया। तो ये आपको क्या है, ये फ्रांस की क्रांति के बारे में, ये आप क्या कीजिए, फ्रांस की क्रांति में इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जर्मनी की क्रांति और क्या बोलता है क्या बोलता है इटली की क्रांति बतलाएंगे। इसमें अगर बात किया जाए तो रैंडम क्वेश्चन के बारे में, तो आपको भारतीय भवन का बुक है, इसमें हम जो बतला दिए हैं, इसमें देखिए फ्रांस की क्रांति में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप जरूर बतलाइएगा। जो फ्रांस की क्रांति में सबसे पहले राष्ट्रवाद का परिभाषा कौन दिया, तो अर्नेस्ट रेनर। ठीक है, उसके बाद चित्र के रूप में बतलाया है तो सरयू। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में शासन किस वंश का था, बतलाए हुए हैं सब बात, तो बुर्बो वंश का शासन था। फ्रांस में जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, तो जनरल स्टेट या माने कि नेशनल असेंबली। ठीक है, फ्रांस में राजा को कब मारा गया, मैंने लुई 16वां को, तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। ठीक है, फ्रांस में माने कि राष्ट्रीय गीत क्या थी, मार्सिले, सब बतलाए हुए हैं। अगला डायरेक्टिव व्यवस्था को समाप्त कब किया गया है, तो 1799 ईस्वी में, और प्रथम काउंसिल का स्थापना किया गया। उसके बाद फ्रांस में 99 में, उसके बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लाया गया है। ठीक है, अगला बात, नेपोलियन कोड को ही नेपोलियन संहिता या कानून संहिता कहा जाता है। उसके बाद एक बात है, इसमें मैंने बस एक बात याद रख लीजिएगा, सेल्सियन गणराज्य और ट्रांसपियन गणराज्य की स्थापना इटली में नेपोलियन बोनापार्ट करता है। जर्मन राज्य संघ की स्थापना जर्मनी में नेपोलियन बोनापार्ट करता है, ये बतलाए हुए हैं। अगला बात, ये बात यह है, हंगरी की भाषा क्या थी, मानी कि अधिकांश लोग हंगरी में मैग्यार माने की भाषा बोलते थे, मैग्यार। तो ये बात याद रख लीजिएगा, हंगरी की भाषा मैग्यार थी। अगली बात, तो चलिए अब माने कि हम इतना बतला दिए हैं, A to Z बात बतलाए हुए थे, एक बात छोड़ दिए थे, हंगरी की भाषा क्या थी, तो मैग्यार थी। वियना सम्मेलन हम बतला दिए हैं, वियना सम्मेलन के कारण नेपोलियन युग की समाप्ति हो गया, मेटरनिक युग की शुरुआत हुआ, ये सब हम बतलाए हुए हैं। मेटरनिक युग, देखिए एक मेटरनिक व्यवस्था में क्वेश्चन आएगा, मेटरनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसमें एक बात है, शासन करो, मेटरनिक का कथन था शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ठीक है, शासन करो लेकिन शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो, यह माने कि कथन किसका था, मेटरनिक का, याद रख लीजिएगा। और कथन से याद आ गया, चार्ल्स दशम जो है कहाँ गया, चार्ल्स दशम जो था, जो बोलता था जो मैं अंग्रेजी शासक के मैंने कि जैसा शासन करने से अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ये चार्ल्स दशम के कथन है। चार्ल्स दशम कहाँ गया, ये कथन से याद आया, चार्ल्स दशम का एक कथन है, मैं अंग्रेजी शासक के अपेक्षा जैसा शासन करने से अच्छा है जो लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ये क्वेश्चन अगर पूछ दे चार्ल्स दशम का कथन क्या है, चाहे यह कथन किसका है कि मैं अंग्रेजी शासक के जैसा शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा, तो यह है चार्ल्स दशम की। ये है फ्रांस की क्रांति। तो आई होप कि आप सब समझे होंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जर्मनी की क्रांति और इटली की क्रांति बतलाते हैं।